नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान आसानी से कर सकते हैं कटिंग से पौधे तैयार। बरसात के मौसम में करें बकरियों की उचित देखभाल। अपने राज्य में फलदार और फूलों की खेती बहुत से किसान करते हैं और इनकी खेती करके अच्छी खासी आय भी कमा रहे हैं। और हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पर खेती के संबंधित जानकारियां देते रहते हैं, जिसे अपनाकर आप लाभान्वित होते रहते हैं। आज हम आपको गांव ढोडसर जिला जयपुर के किसान रमेश यादव से मिलवा रहे हैं, जो कटिंग द्वारा पौधे तैयार कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके अनुभवों को कि ये किस प्रकार से कटिंग से पौधे तैयार कर रहे हैं। मैं आज आपको जो कटिंग से पौधे तैयार होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। पहले अपने जो थैलियाँ भरते हैं उसके अंदर मिट्टी है, खाद है, वो मिक्स करके फिर थैलियाँ भरते हैं। थैली भर के उस बेड में जमा के और पानी देते हैं। और पानी देने के बाद में अपन जो कटिंग लेते हैं, जैसे पॉपुलर है, गुड़हल है, मोगरा है, रात रानी है, चमेली है, इन चीज़ों की कटिंगें अपन एक वो पाउडर आता है रूटेक्स, जो जड़ पकड़ाने के काम में आता है, वो उसमें लगा के अपन वो थैलियों में जो कटिंग अपने काटी है वो कटिंग अपन थैलियों में लगा सकते हैं। ये कटिंगें अपन दिसंबर से फरवरी तक किसी महीने में लगा सकते हैं। तो ये क्या, गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में तो ये चलेगी नहीं, थोड़ी ठंड रहेगी, ठंड में ये जो कटिंगें अब मैंने बताई है, गुड़हल है, मोगरा है, चमेली, ये आपकी ये जो कटिंगें हैं, कटिंग से जो पौधा तैयार हो जाएगा। इसको टाइम टाइम पानी, ये जो नमी रहनी चाहिए, सूखनी नहीं चाहिए। थैली में जो मिट्टी है वो गिल्ली रहनी चाहिए। किसान भाइयों, ये किसान पॉपुलर, गुड़हल, मोगरा, रात रानी, चमेली, अनार की कटिंग द्वारा पौधे तैयार करते हैं, क्योंकि कटिंग से पौधे आसानी से तैयार हो जाते हैं और पौधे तैयार होने के बाद इन्हें खेत में आसानी से लगा सकते हैं। या बेचने के लिए पौधे तैयार कर रहे हैं तो पौधे तैयार होने के बाद इन्हें बेचकर अच्छी आय भी कमा सकते हैं। ये फरवरी महीने की ये जो पॉपुलर की जो पेड़ मैंने तैयार किए हैं, ये जुलाई के अंदर अपन खेत में लगा सकते हैं। अगर अपन खेत में खड्डा खोदे 2x2 का, 2 फुट चौड़ा और 2-2.5 फुट गहरा, उसमें अपन ये जैसे पॉपुलर है, गुड़हल है, मोगरा है, रात रानी है, चमेली है, अपने खेत में या मकान के आसपास कहीं भी लगा सकते हैं जुलाई के महीने में। किसान भाइयों, गड्ढों को खोदते समय ऊपर की मिट्टी को एक तरफ और नीचे की मिट्टी को दूसरी तरफ रखें। इसके बाद गड्ढे भरते समय पहले ऊपर वाली मिट्टी भरनी चाहिए। इसके बाद 10 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद और 200 ग्राम सुपर फॉस्फेट को मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर भरना चाहिए। अगर मिट्टी में दीमक की समस्या हो तो 50 से 100 ग्राम क्लोरोपाइरिफॉस प्रति गड्ढे की दर से खाद में मिलाते समय डालना चाहिए। और किसान भाई गड्ढे को भूमि की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर तक उठा हुआ भरे। और जैसे मान लो अपन नर्सरी से जो पौधे लेके गए हैं उसको लगाने में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। जो अपने पौधा, जैसे मान लो पॉपुलर का पौधा लगाया है तो पॉपुलर की जो पेड़ है उसकी जो अपने जो थैली है उसको नीचे से हटाना है
थैली के अंदर जो मिट्टी का वो पिंड है वो फूटना नहीं चाहिए। अगर फूट जाएगा तो पौधा को ख़त्म होने की संभावना ज़्यादा है। जैसे नीचे का पिंदा हटा दिया, पिंदा हटा के उस 9 इंच के खड्डे में वो जितनी अपनी थैली का आकार है उतना खड्डा खोद के उसमें लगा के अच्छी तरह से दबाना चाहिए। और पौधे कभी भी लगाए तो शाम के 3 बजे के बाद में पौधे लगाने चाहिए। सूर्य अगर गर्मी पड़ेगी तो पौधे पूरे दिन गर्माश में रहेगा। अगर शाम के टाइम में अपन 3-4 बजे तक लगाएंगे तो पौधे में क्या पूरी रात नमी रहेगी, ठंड रहेगी। तो उसमें क्या है, जैसे अपने 3 बजे पौधे लगा दिया, पौधा लगाने के बाद में अच्छी तरह से दबा के उसमें पानी ज़रूर डालना है। पानी डालने से ये है भाई उस पूरी रात उसको नमी मिलती रहेगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। गरीब की गाय के नाम से मशहूर बकरी हमेशा से ही किसानों के लिए अच्छी आय का जरिया रही है। जी हां, बकरी पालन से किसान कम जगह में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। बस जरूरत रहती है मौसम के अनुसार इनकी देखरेख करने की, जहां पर किसान अक्सर चूक कर जाते हैं और बकरियां कई रोगों की चपेट में आने लगती है। ऐसी परिस्थिति में बचने के लिए बकरियों की सही देखरेख करना जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर भरत महतो। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बरसात की मौसम जैसे ही आता है, विशेष करके पशु पक्षियों के लिए ये बहुत ही संक्रमण का काल हो जाता है। ऐसे तो सभी मौसम में परेशानी मतलब संक्रमण होने की संभावना रहती ही है, पर इस मौसम में संक्रमण की अधिक संभावनाएं होती हैं। तो किसान भाइयों, उसी तरह से जो किसान भाई बकरी पालन कर रहे हैं, व्यावसायिक तौर पे कर रहे हों या ऐसे दूसरे जानवरों के साथ बकरी पालन कर रहे हैं, उन सबों के लिए कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इस मौसम में विशेष ध्यान देने योग्य होती हैं। आपके जो बकरियां इस बरसात के मौसम से जस्ट पहले या अभी जो बच्चे दिए हैं, उन सबों में आप बच्चों का जो मेमने का देखभाल है ये विशेष तौर पे करें। मेमने को कोशिश करें कि भीगने ना दें अधिक समय तक, या भीगे हुए शरीर पे जैसे आप दूसरे बकरियों को चराने के लिए ले जा रहे हैं तो मेमनों को उनके साथ में ना छोड़ें। विशेष करके जो छोटे मैंने कम बरसात होते रहती है और दिन भर बरसात होती रहती है, हल्की जो बारिश होती रहती है, वैसे मौसम में बकरियों का शरीर काफ़ी भीग जाता है और भीगे हुए में अगर दिन भर वो रहते हैं तो उन सब को निमोनिया होने की बहुत अधिक संभावना बढ़ जाती है। यदि आपकी बकरी में इस तरह के लक्षण जैसे ठंड से कपकपी, नाक से तरल पदार्थ का रिसाव, मुंह खोलकर सांस लेना और खांसी बुखार जैसी चीजें दिखाई दे तो समझ ले बकरी को निमोनिया रोग है या बहुत खतरनाक बीमारी है और इसका शिकार किसी आयु की बकरी को हो सकता है। जैसे ही निमोनिया होती है, सर्दी खांसी से जैसे ही आपके मेमने या जो बड़े बकरियां हैं वे भी परेशान होते हैं तो पतला पैखाना की शिकायत तो आने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। और पतला पैखाना और निमोनिया जैसे आपके बकरियों में बकरियां ग्रसित हो जाती हैं तो इसमें मृत्यु दर बढ़ने लगती है। बचाव एवं उपचार। खराब मौसम में बकरियों को छत वाले बाड़े में रखें। एंटीबायोटिक 3 से 5 मिलीलीटर 3 से 5 दिन तक और खांसी के लिए कैफ्लॉन पाउडर 6 से 12 ग्राम प्रतिदिन 3 दिन तक दें। पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें। तो किसान भाइयों, इससे बचाव के लिए आपको कोशिश ये करना है कि अगर हल्का हल्का बारिश हो रही है तो उस स्थिति में आप केवल बड़े बकरियों को ही, अगर घर में खाने पीने की कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो आप जो बड़े बकरियां हैं उन्हीं सबको चरने के लिए छोड़ें। जो छोटे बकरियां हैं, जो मेमने हैं, उन सबों को चरने के लिए ना छोड़ें और कोशिश करें कि थोड़ा बहुत पानी थम जाए तब अगर आप चराने ले जाएं तो और अच्छा है। FMD
खुरपका मुंहपका बीमारी। यह बीमारी भी विषाणु जनित छूत का रोग है तथा बहुत जल्दी एक रोगग्रस्त जानवर से दूसरे जानवरों में फैल जाता है। इस रोग से ग्रस्त जानवरों के मुंह, जीभ, होठ और खुरों के बीच की खाल में फफोले पड़ जाते हैं। भेड़ बकरी को तेज बुखार आता है तथा उनके मुंह से लार टपकती है। भेड़ बकरियां लंगड़ी हो जाती हैं। मुंह व जीभ के अंदर छाले होने से भेड़ बकरियां घास नहीं खा पाती और कमजोर हो जाती हैं और कई बार गाभिन भेड़ बकरियों का इस रोग से गर्भपात भी हो जाता है। भेड़ बकरियों के बच्चों की मृत्यु दर अधिक होती है। इस रोग से बचाव के लिए सबसे पहले रोग से ग्रस्त जानवरों को अन्य जानवरों से अलग रखना चाहिए। बीमार भेड़ बकरियों को इलाज जैसे मुंह के छालों में बोरोग्लिसरिन लगाएं और खुरों की सफाई लाल दवाई या नीले थोथे के घोल से करनी चाहिए तथा पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार 4-5 दिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाएं। प्रत्येक जानवर को 6 महीने के अंतराल के दौरान रोग से रोकथाम हेतु टीकाकरण करवाना चाहिए। जिस तरह से बकरियां चरती हैं, बरसात जब होते रहती है, बूंदाबांदी होते रहती है, तो बकरियां उतनी अच्छी तरह से चरती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन सबों का शारीरिक वृद्धि को कायम रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए आप चराने के अलावे 30 से 40 ग्राम छोटे बकरियों में और बड़े बकरियों में अगर 50 से 100 ग्राम दाना मिश्रण, जो संतुलित दाना मिश्रण बनता है, उसकी व्यवस्था कर पाएँ तो ऐसी स्थिति में आपके बकरियों का जो ग्रोथ रेट है वो भी मेंटेन रहेगा और साथ साथ उनकी जो प्रजनन क्षमता है, जो आपकी मादा बकरियां हैं, उन सबों में जो प्रजनन क्षमता है उसको भी आप बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, हम हमेशा कहते हैं कि जो रोग से बकरियों में विशेष करके जो वायरल बीमारियां हैं उन सबों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे सस्ता और सबसे कारगर उपाय होता है। PPR और इंट्रोटॉक्सिमिया की वैक्सीनेशन अवश्य करा लें। अधिक बरसात के दिनों में वैक्सीनेशन न करें। जिन सब दिनों में बरसात थमने की संभावना है उन सभी दिनों में आप वैक्सीनेशन के दिन के लिए चुनाव करें। तो इन सबों को किसान भाइयों, अगर इस छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी बकरियां स्वस्थ रहेंगी। आप उनको मरने के लिए भी बचा सकते हैं, साथ साथ उनके जो शरीर वृद्धि दर है या फिर जो भी आप उनमें वांछित लाभ चाहते हैं वो निश्चित तौर पे प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे। एक और छोटी सी ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सब्जियों में लोबिया का प्रमुख स्थान है और बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। और लोबिया की खासियत ये है कि इसे हर मौसम में आसानी से उगाया जा सकता है। इसके अलावा इसकी खेती से भूमि की उपज क्षमता भी बढ़ती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप भी लोबिया की खेती करना चाहते हैं तो इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक तकनीक से बुआई करें। तो आप कैसे करें उन्नत तकनीक से लोबिया की खेती, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर RB वर्मा से। लोबिया की खेती कैसे करें, इस तकनीकी की जानकारी होनी चाहिए। इस लोबिया एक ऐसी क्रॉप है जो दलहनी फसल है। यह इसके अंदर ये क्षमता होती है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को भी ज़मीन के अंदर शोषित करके स्थापित करती है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी खासी होती है। इसलिए इसकी फसल बहुत ही उपयोगी है इस गर्मी के लिए। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि कब और इसकी खेती कैसे कैसे की जाती है, इसमें क्या इसके लिए अनुकूल जलवायु चाहिए, क्लाइमेट क्या चाहिए। तो यह एक ऐसी फसल है जिसके लिए क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है या जलवायु की रिक्वायरमेंट करती है या तापमान की रिक्वायरमेंट जो कहिए वो जनरली 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब रहता है तो इसमें इसकी पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। इसके लिए थोड़ा सा वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट हो तो ये बहुत ही अच्छी पैदावार देती है। और इसके लिए जो सॉइल है, जो ज़मीन की जो है, ज़मीन जो ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट हो
जल निकास की अच्छी सुविधा हो, और दूसरी चीज़ ये है कि सैंडी लोम या लोम सॉइल इसके लिए सबसे बेस्ट होती है। और पीएच का जहाँ तक सवाल है, तो सॉइल का पीएच होता है जब न्यूट्रल पीएच हो, लगभग 6 से 6.5, 6.8 या 7 तक है, तो इसमें जो है इसकी जो है बढ़वार या उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। लोबिया यानी बोदी की फसल के लिए लगभग सभी प्रकार की मिट्टी को उपयुक्त माना गया है। इसे सभी प्रकार की मिट्टी में अच्छे जल प्रबंधन के साथ उगाया जा सकता है। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए खेत की 2 बार जुताई करें। तो लोबिया भी एक दलहनी फसल है। इसमें अगर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की अगर बात करें, खाद और उर्वरक की अगर बात करते हैं, तो इसमें 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद देनी है 1 हेक्टेयर में, और नाइट्रोजन की मात्रा जो है बहुत ही कम लगती है। इसमें कम इसलिए लगती है, मात्र 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। साथ ही साथ अगर फास्फोरस और पोटास की बात करें तो यह भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। यह 60 से 70 केजी के हिसाब से फास्फोरस और पोटास भी इसी मात्रा में लगता है। फास्फोरस की आवश्यकता इसके लिए खासकर विशेष होती है कि फास्फोरस का काम होता है इसकी जड़ों को अच्छी तरह से विकसित करना। तो ये अगर फास्फोरस 60 किलो देते हैं तो इसकी जड़ें बहुत जल्दी विकसित हो जाती हैं और बैक्टीरिया अपना काम करना शुरू कर देती है, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास इसकी पूरी मात्रा जो है बुआई के समय दे देते हैं। अब हम करते हैं इसमें कौन कौन सी प्रमुख जो है प्रजातियां हैं, इसको कैसे कैसे लेंगे। इसमें पूसा 2 फसली है, दोनों मौसम में चलती है। ये दूसरी इसकी बहुत जो इम्पोर्टेंट वैरायटी है वो है एक काशी गौरी करके है। काशी गौरी लगाइए, काशी गौरी की उत्पादन क्षमता बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ एक और प्रजाति है जो IIVR बनारसी से विकसित की गई है, वो है काशी कंचन। काशी गौरी और काशी कंचन ये दोनों ही बहुत ही प्रमुख प्रजातियां हैं जिसको लगा करके किसान भाई अपनी आय को जो है बढ़ा सकते हैं और अच्छी उपज ले सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके लिए क्या बीज दर होना चाहिए, तो इतने दूरी पे आप बोएंगे तो कम से कम आपको जो है 15 से 20 केजी बीज जो है प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो ये बीज जब भी आप प्राप्त करें, बीज को सबसे पहले आप शोधित कर लें। अच्छी पैदावार के लिए बीजों का उपचार करके ही बोना चाहिए। इसके लिए बीजों को बुआई से पूर्व 2.5 ग्राम थीरम दवा से प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करें और इसके बाद लोबिया बीजों को राइजोबियम कल्चर से शोधित कर बुआई करें। एक चीज और होता है, चूंकि ये दलहनी फसल है, दलहनी फसल में राइजोबियम कल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। तो राइजोबियम कल्चर आप 250 ग्राम ले लीजिए, उसको 1 केजी गुड़ में थोड़ा सा घोल बना करके उसको मिक्सर करके गुड़ को घोल बना लीजिए, थोड़ा पानी हल्का पानी गर्म करके, फिर उसको ठंडा करने के बाद उसमें राइजोबियम कल्चर 250 ग्राम डाल दीजिए और जितना आपका बीज है उसको ठंडा होने के बाद बीज को उसमें अच्छी तरह से मिला दीजिए और मिलाने के बाद आप उसकी बुआई करिए। तो जनरली जो है लोबिया के लिए इसको बुआई जो है 45-30 पे करते हैं। 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी, 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी, 45 से 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर पौधे की दूरी, 20 से 30 भी रख सकते हैं और 45 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं कतार से कतार की दूरी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम आदर्श नगर, जिला धौलपुर के कृषक कमलेश सिंह ने। ये मृदा कटाव को रोकने के उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कमलेश सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मिट्टी कृषि का आधार है जो मनुष्य की जरूरतों जैसे खाद्य, ईंधन और पशुओं के लिए चारे की पूर्ति करती है। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी मिट्टी के संरक्षण के प्रति खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति खोती जा रही है।
किसान भाइयों, भूमि की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत का हवा या पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना ही मिट्टी का अपरदन है, क्योंकि इससे लाखों एकड़ भूमि खेती की दृष्टि से खराब हो रही है। इस प्रकार उपजाऊ मिट्टी नष्ट होकर नदियों में पहुंच जाती है और गाद जमा होकर पानी का जल स्तर ऊपर आ जाता है, जो आगे चलकर बाढ़ का कारण बनती है। मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण पेड़ों को नष्ट कर देने से जमीन पर हवा और पानी का बहाव तेज हो जाता है। वर्षा होने पर पहाड़ी ढालों पर खेती करने से भी मिट्टी का कटाव शीघ्र होने लगता है। आजकल पेड़ों का जलाना, काटना आम सा हो गया है। यह भी मृदा कटाव का मुख्य कारण है। मृदा अपरदन के दुष्परिणाम नदियों के मार्ग में बालू एकत्रित होने से जलधारा का परिवर्तन और कृषि योग्य भूमि का नष्ट होना है। वनस्पति नष्ट होने से इमारती और जलाऊ लकड़ी की समस्या होने के साथ ही वन्य जीवों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। भूस्खलन से खेत, घर, सड़कों का विनाश होता है, जिससे काफी नुकसान होता है। मृदा कटाव को रोकने के उपाय: पेड़ पौधों और वनस्पतियां मिट्टी के अपरदन को कम करती हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं और इन्हें बहने से रोकती है। वनस्पति की एक और विशेषता है कि वनस्पति हवा और पानी के वेग को भी रोकती है। इस प्रकार आंधी या बाढ़ का वेग कम हो जाता है। वनस्पतियों की जड़ें जल को सोख कर रखती हैं और तने हवा की गति को रोकते हैं, जिससे मृदा का कटाव कम होता है। मृदा कटाव रोकने के कुछ उपायों को अपनाकर किसान अपरदन को कम कर सकते हैं, जो इस प्रकार है: वृक्षारोपण करना और वृक्षों के समूल नष्ट ना करना, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांधों का निर्माण करना और विशाल जलाशय बनाना, पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाना और ढाल के आर पार जुताई करना, पशु चराई को नियंत्रित करना, कृषि योग्य भूमि को कम से कम परती छोड़ना, फसलों की अदला बदली करके उगाना, मरुस्थल को नियंत्रित करने के लिए वनों को लगाना, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरकों का समुचित उपयोग करना। ये कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर मृदा अपरदन की इस गंभीर समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है और खेती करके किसान फसलों से अधिक उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annidatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय